तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो मतलब बहुत ही अहम है। एक ऐसा विषय है जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास, उसका वर्तमान और भविष्य तय किया। हाँ, बिल्कुल। विषय है 1858 से लेके 1947 तक भारत में ब्रिटिश वॉयसरॉयों का इतिहास। जी। मतलब ये सत्ता, दमन और सुधार की एक बहुत ही जटिल कहानी है। हम सब जानते हैं 1857 की उस ऐतिहासिक क्रांति के बारे में। उसके बाद जब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजशाही के पास गई, हाँ, तो भारत में एक नया पद गढ़ा गया, वॉयसरॉय। बिल्कुल। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि इन 20 वॉयसरॉयों ने अपने अपने 90 साल के लंबे शासनकाल में कैसे कैसे आधुनिक भारत की प्रशासनिक नींव रखी, कैसे कानून बनाए और किस तरह उनके फैसलों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही तय कर दी। जी। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी समझती हूँ। बिल्कुल, बताइए। देखिए, ये एक ऐतिहासिक और राजनीतिक विषय है, लेकिन आज का जो हमारा विश्लेषण है ना, वो पूरी तरह से हमारे पास मौजूद जो स्रोत सामग्री है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, बस उन्हीं पर आधारित है। सही बात। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा या किसी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज उन नीतियों और उनके प्रभावों का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं जब इन स्रोतों को पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा कि ये केवल 20 लोगों के नामों की कोई उबाऊ सूची नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हर एक वायसरॉयल का फैसला भारत की कहानी में एक नया ही मोड़ ला रहा था। और यही इस विषय की असली गहराई है। मतलब इसे सिर्फ शासकों के नाम और उनके कार्यकाल के विवरण की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ। ये समझने का एक बेहद दिलचस्प तरीका है कि कैसे ब्रिटिश प्रशासन के हर एक फैसले ने, चाहे वो कोई सुधार रहा हो या फिर कोई क्रूर दमनकारी नीति रही हो, उसने भारत के भविष्य को एक एक नया आकार दिया। मतलब सत्ता कैसे काम करती है, ये उसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। नींव का निर्माण और शुरुआती प्रयोग 1858 से 1872 का दौर। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि जो पहले वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 की क्रांति तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी ना। तो जब कैनिंग पहले वाइसराय बनकर आए, तो क्या उन्होंने आते ही सजा देनी शुरू कर दी या उनका रवैया कुछ अलग था? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद का जो माहौल था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ था। स्वाभाविक है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1858 से 1862 तक रहा, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा कत्लेआम या बदले की नीति अपनाने के बजाय थोड़ी नरमी दिखाई। अरे वाह! शायद इसीलिए स्रोतों में उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग यानी दयालु कैनिंग की उपाधि दी गई है। बिल्कुल सही। उनकी इसी नरमी के कारण ही उन्हें ये नाम मिला। ये वो समय था जब ब्रिटिश शासन भारत में अपनी एक नई नींव रख रहा था। मतलब सत्ता परिवर्तन पूरी तरह हो चुका था। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन तक। जी। उनके समय में ही 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। ओके। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए, जैसे 1857 का विश्वविद्यालय अधिनियम आया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। जिसके तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके अलावा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी उन्हीं के कार्यकाल की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने प्रशासन का एक नया ढांचा तैयार कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद का जो संक्रमण काल था वो कैसा था? मैंने स्रोत में लॉर्ड एल्गिन प्रथम और सर जॉन लॉरेंस का नाम पढ़ा। हाँ, तो कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम आए। उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, 1862 से 1863 तक। सिर्फ 1 साल? जी। लेकिन उनके समय में वहाबी आंदोलन का दमन एक प्रमुख घटना थी। और इसके बाद सर जॉन लॉरेंस
1864 से 1869 तक वाइसराय रहे। उनके समय में 1865 का भूटान युद्ध हुआ। अच्छा, स्रोत में सर जॉन लॉरेंस की अफगान नीति को एक नाम दिया गया है, मास्टरली इनएक्टिविटी। हाँ, ये कुशल अकर्मणीयता आखिर क्या होती है? मतलब आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की वेट एंड वॉच, यानी इंतजार करो और देखो की नीति थी। अच्छा। अफगानिस्तान के मामलों में लॉरेंस ने जानबूझकर कोई दखल नहीं दिया। इतिहासकार इसी को मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं। ये दिखाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य अब सिर्फ हर जगह अपनी सेना नहीं भेज रहा था, बल्कि कूटनीतिक प्रयोग भी कर रहा था। ये तो बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। मतलब लड़ो मत, बस नजर रखो। बिल्कुल। और प्रयोगों की बात करें तो लॉर्ड मेयो का दौर भी स्रोत सामग्री में काफी अहम बताया गया है। 1869 से 1872 तक जी। उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसका क्या मतलब था? क्या अंग्रेजों ने स्थानीय सरकारों को अपना पैसा खुद खर्च करने की आजादी दे दी थी? हाँ, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। प्रांतीय सरकारों को अपने बजट का कुछ हिस्सा खुद प्रबंधित करने का अधिकार दिया गया। ये तो बड़ा कदम है। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, जैसे अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। हाँ, मेयो कॉलेज तो आज भी है। जी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लॉर्ड मेयो का अंत बहुत ही अप्रत्याशित और नाटकीय था। वे एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक मिनट, भारत के सबसे शक्तिशाली आदमी की हत्या? जी हाँ। और वो भी अंडमान में। मतलब ये तो किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा है। बिल्कुल। 1872 में जब वे अंडमान द्वीप समूह की जेल का दौरा कर रहे थे, सेलुलर जेल। हाँ, तब एक कैदी ने उनकी हत्या कर दी थी। इतिहास में सत्ता के एकदम शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा होना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और अप्रत्याशित झटका था। बाप रे, ये तो सच में इतिहास का एक चौंकाने वाला पन्ना है। बिल्कुल। खैर, मेयो की इस अचानक मौत के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक वायसराय बने। उनके समय में कूका आंदोलन का दमन हुआ और 1873-74 का भयानक बिहार अकाल पड़ा। और ये अकाल की बात ये हमें सीधे अगले दौर में ले जाती है, 1876 से 1884 के बीच का समय। हाँ, ये दौर सच में ब्रिटिश नीतियों के दो बिल्कुल अलग चेहरों को सामने लाता है। वो कैसे? एक तरफ लॉर्ड लिटन का एकदम कठोर दौर था और दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन का सुधारवादी दौर। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक रहे, उनका दौर विरोधाभासों से भरा था। बिल्कुल। मतलब एक तरफ 1876 से 1878 के बीच भारत एक भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। लाखों लोग भूखे मर रहे थे। बहुत ही भयानक स्थिति थी। और दूसरी तरफ 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। देश में त्राही त्राही मची है, लोग भूखों मर रहे हैं और दिल्ली में एक बेहद खर्चीला और भव्य शाही जश्न मनाया जा रहा है, जहां महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया जा रहा था। जी, ये एक क्लासिक सत्तावादी रवैया था। मतलब जब आप अपनी जनता को खाना नहीं खिला सकते, तब आप अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए भव्य आयोजन करते हैं। ये तो सीधे जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और शायद इसी गुस्से को दबाने के लिए लिटन ने 1878 का वो कुख्यात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। हाँ। ये एक्ट असल में था क्या? देखिए, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है स्थानीय या देशी भाषाएं। उस समय भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे ना, वो ब्रिटिश नीतियों की बहुत कड़ी आलोचना कर रहे थे, खासकर उस अकाल के दौरान जो कुप्रबंधन हुआ था उसकी। एकदम सही। तो इस आवाज को दबाने के लिए लिटन ये एक्ट लाए। अच्छा। जिसने देशी भाषाओं के प्रेस पर एकदम कड़े प्रतिबंध लगा दिए। बिना सरकार की अनुमति के वे कुछ भी ऐसा नहीं छाप सकते थे जो अंग्रेजी राज के खिलाफ हो। और इसी दौरान द्वितीय अफगान युद्ध भी लड़ा गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि लिटन की इन नीतियों से भारतीय डर गए थे, उनकी आवाज दब गई थी? दिलचस्प बात यही है कि इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। अच्छा। जी, हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि लिटन की इन्हीं दमनकारी नीतियों ने अनजाने में ही सही भारतीयों के बीच राष्ट्रीय भावना को भड़काने का काम किया। मतलब उन्होंने खुद ही चिंगारी लगा दी। बिल्कुल। जब आप अकाल के बीच जश्न मनाते हैं
और लोगों की आवाज दबाने के लिए प्रेस पर ताला लगाते हैं तो वह असंतोष एक मजबूत राष्ट्रवाद का रूप लेने लगता है। और फिर इस उबलते हुए असंतोष के बीच आते हैं लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 तक। हाँ, लिटन के बिल्कुल विपरीत। स्रोतों में उन्हें भारतीयों का मित्र तक कहा गया है। उन्होंने आते ही सबसे पहले उस वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जी हाँ, रिपन का रवैया काफी उदार था। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन? हाँ, जिसे आज की हमारी नगरपालिकाओं या पंचायती राज व्यवस्था का एक शुरुआती रूप माना जा सकता है। उन्होंने भारतीयों को प्रशासन में थोड़ी और भागीदारी देने की कोशिश की। लेकिन स्रोत सामग्री में एक इल्बर्ट बिल विवाद का जिक्र है। इल्बर्ट बिल, जिसने रिपन के समय में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। ये बिल क्या था और इस पर इतना विवाद क्यों हुआ? इल्बर्ट बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस बिल के जरिए ये कोशिश की गई थी कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकें। अच्छा। सुनने में तो ये एक सामान्य और न्यायसंगत बात लगती है। हाँ, इसमें तो समानता की बात है ना। हाँ। तो फिर अंग्रेजों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि भारत में रह रहे अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई भारतीय जज उनके मामलों की सुनवाई करे या उन्हें सजा सुनाए। उनका अहंकार आड़े आ गया। बिल्कुल। उन्होंने इसका इतना भयंकर विरोध किया, रैलियां निकाली कि ब्रिटिश सरकार को दबाव में आकर ये बिल वापस लेना पड़ा। बाप रे, यह विवाद इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ब्रिटिश नीतियां लगातार नियंत्रण बनाए रखने और भारतीयों को कुछ रियायतें देने के बीच झूल रही थीं। यानी जब भी असल समानता देने की बात आई तो उनका नस्लवादी और साम्राज्यवादी चेहरा सामने आ गया। जी, ये बहुत ही निराशाजनक रहा होगा भारतीयों के लिए। बिल्कुल। और इसी निराशा और असंतोष ने अब राष्ट्रवाद को एक संस्थागत रूप देना शुरू कर दिया था। 1884 से 1916 का जो दौर था ना, वो इसी राष्ट्रवाद के उदय और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अहम समय था। इसकी शुरुआत होती है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल से, जो 1884 से 1888 तक रहे। डफरिन के समय की सबसे बड़ी घटना तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। जी। क्या अंग्रेजों को अंदाजा था कि ये संस्था आगे चलकर उनके ही साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगी? शुरुआत में तो अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी। सेफ्टी वॉल्व मतलब प्रेशर कुकर वाला? हाँ, बिल्कुल वही। यानी भारतीयों का जो गुस्सा है वो इस संस्था के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आ जाएगा। अच्छा। और कोई नई 1857 जैसी हिंसक क्रांति नहीं होगी। डफरिन के समय में तृतीय बर्मा युद्ध भी लड़ा गया था, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि कांग्रेस की स्थापना असल में उसी राष्ट्रीय भावना का परिणाम थी जो लिटन और रिपन के समय से पनप रही थी। इसके बाद स्रोत में लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 उनका संक्षिप्त जिक्र है। जी। 1892 का परिषद अधिनियम आया, 1893 में ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण हुआ और एल्गिन द्वितीय के समय में भयंकर प्लेग और अकाल फैला। लेकिन इसके बाद जिस वाइसराय का नाम आता है उसने तो पूरे भारत में भूचाल ही ला दिया, लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। कर्जन ने कुछ संस्थागत सुधार भी किए थे ना, जैसे 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम लाना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सशक्त बनाना। हाँ, सुधार तो किए। लेकिन स्रोत बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा और सबसे विवादित फैसला 1905 का बंगाल विभाजन था। जी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब अचानक से इतना बड़ा प्रांत क्यों बांट दिया? अंग्रेजों ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए, मतलब प्रशासन को आसान बनाने के लिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो असल मकसद क्या था? असल मकसद उस समय उठ रहे राष्ट्रवाद के सबसे बड़े केंद्र यानी बंगाल को कमजोर करना था। अच्छा। वे हिंदू और मुस्लिम आबादी को बांटकर उस एकता को तोड़ना चाहते थे। फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। लेकिन कर्जन का ये अहंकार उन पर ही भारी पड़ा। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार बंगाल विभाजन ने ही स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। हाँ, स्वदेशी आंदोलन। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्वदेशी अपनाने की लहर दौड़ गई। कर्जन जिस एकता को तोड़ना चाहते थे, उस फैसले ने भारतीयों को और मजबूती से एक कर दिया।
अब जब भारत ने एकजुट हो रहे थे तो अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए क्या किया? स्रोत में इसके तुरंत बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय और 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का जिक्र है। और यहीं से शुरू होती है समाज में दरार डालने की असली साजिश। अच्छा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। इससे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये पृथक निर्वाचिका प्रणाली क्या थी? देखिए, मान लीजिए किसी इलाके में चुनाव हो रहा है। इस प्रणाली के तहत ये तय किया गया कि मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकेंगे। अरे, ये धर्म के आधार पर राजनीति को बांटने का एक सीधा तरीका था। ये प्रणाली भारतीय समाज को हमेशा के लिए बांटने का एक ऐसा बीज थी जिसका दर्दनाक असर दशकों तक रहा। ये तो बहुत ही गहरी चाल थी। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए 1910 से 1916 तक। जी, स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रवाद का दबाव इतना बढ़ गया था कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। हाँ, विरोध इतना मुखर था कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ा। और उसी साल 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। राजधानी क्यों बदली गई? क्या कलकत्ता में विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था? बिल्कुल। राजधानी का ये बदलाव सिर्फ भौगोलिक नहीं था। कलकत्ता उस समय विरोध और राष्ट्रवाद का एकदम गढ़ बन चुका था। हाँ। सत्ता की केंद्र को उस उबलते हुए शहर से दूर दिल्ली ले जाना, ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला था। और इसके बाद शुरू होता है जन आंदोलनों और उथल-पुथल का वो युग जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिला दी। 1916 से 1936 का दौर। जी। यहाँ घटनाओं की गति बहुत तेज हो जाती है, शायद प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के राजनीतिक समीकरण भी बदल दिए थे। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय रहे। अंग्रेजों ने यहाँ गाजर और छड़ी यानी सुधार और दमन की नीति अपनाई। गाजर और छड़ी मतलब एक तरफ वे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए जिसमें भारतीयों को प्रशासन में थोड़ी और जगह दी गई, और दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाद दिया। एकदम सही। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। सिर्फ शक के आधार पर? हाँ, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये तो सीधा सीधा आतंक था। बिल्कुल था। और स्रोत सामग्री बताती है कि इसी रॉलेट एक्ट के विरोध का परिणाम था 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतिहास का वो दुखद अध्याय जिसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ब्रिटिश दमन की पराकाष्ठा थी। एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा देना ये दिखाता है कि साम्राज्य अपनी सत्ता खोने के डर से कितना क्रूर हो सकता है। इसी खौफनाक पृष्ठभूमि में आते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। इस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। पूरा देश सड़कों पर था। लेकिन फिर चौरा चौरी की घटना होती है। हाँ, गोरखपुर के चौरा चौरी में एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने वो विशाल असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया। इसके बाद 1930 के दशक में क्या हुआ? स्रोत में लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 और लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 का जिक्र है। इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया जिसका पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ भारी विरोध हुआ, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जी। इसके जवाब में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, दांडी मार्च हुआ। और इसी दबाव में आकर 1931 में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ। स्रोत को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सत्ता भारतीय नेताओं के साथ बराबरी के स्तर पर बैठकर कोई समझौता कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। वाइसराय अब हुक्म नहीं चला रहा था, वो बातचीत कर रहा था। लेकिन ये नरमी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब लॉर्ड वेलिंगटन आए तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को बहुत ही कठोरता के साथ कुचलने की कोशिश की। नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हाँ, हालांकि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन भी हुआ, लेकिन अंग्रेजों का रवैया अब पूरी तरह से बचाव की मुद्रा वाला हो चुका था। डिफेंसिव हो गए थे वो। बिल्कुल। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम अध्याय और सत्ता के हस्तांतरण की ओर।
1936 से 1947 का वो निर्णायक दशक। जी। शुरू में लॉर्ड लिनलिथगो का नाम है, जिनका कार्यकाल सबसे लंबे कार्यकालों में से एक था, 1936 से 1943। उनके समय में 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें प्रांतीय स्तर पर कुछ स्वायत्तता दी गई थी और चुनाव हुए थे, लेकिन तभी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इसी विश्व युद्ध ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं या जनता से बिना पूछे एक तरफा फैसला लेते हुए भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और 1942 में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। लिनलिथगो के बाद 1943 में लॉर्ड वेवेल आए, जो 1947 तक रहे। जी। उनके समय में 1945 का शिमला सम्मेलन हुआ और फिर कैबिनेट मिशन योजना भारत आई। क्या अंग्रेजों को अब समझ आ गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है? पूरी तरह से। वेवेल के समय तक आते आते, खासकर नौसेना विद्रोह और आजाद हिंद फौज के मुकदमों के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य को यह स्पष्ट हो गया था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बदली हुई दुनिया में और भारतीयों के इस प्रबल विरोध के सामने भारत पर सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना नामुमकिन है। अब चर्चा इस बात पर नहीं हो रही थी कि राज कैसे करना है, बल्कि इस बात पर हो रही थी कि सत्ता कैसे सौंपनी है। और अंततः आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 में अंतिम वॉइसरॉय। जी। उनके नाम के साथ ही भारत विभाजन की वो दर्दनाक योजना जुड़ी है। जल्दबाजी में खींची गई लकीरें और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी के साथ माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। बिल्कुल। यह सफर 1858 के कैनिंग से शुरू होकर 1947 में माउंटबेटन पर आकर रुकता है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम इन 90 सालों के इतिहास को एक साथ रखकर देखें तो हमारी स्रोत सामग्री इसका एक बहुत ही शानदार समग्र विश्लेषण पेश करती है। जी हाँ, हमारे स्रोत के अनुसार इस पूरे दौर को 4 मुख्य बिंदुओं में समेटा जा सकता है। बताइए। पहला है प्रशासनिक सुधार। 1861 से लेकर 1935 तक के जो भी अधिनियम आए, वे अंग्रेजों ने खुशी से नहीं दिए। वे भारतीयों के लगातार बढ़ते दबाव और संघर्ष का परिणाम थे, जिससे प्रशासन में धीरे धीरे भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ता गया। और दूसरा बिंदु है दमनकारी नीतियां। प्रशासन ने सुधार तो दिए, लेकिन अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए हमेशा एक खौफ का माहौल बनाए रखा। चाहे वो लिटन का प्रेस एक्ट हो, कर्जन का बंगाल विभाजन हो या चेम्सफोर्ड का रॉलेट एक्ट। बिल्कुल। तीसरा पहलू है आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश नीतियों जैसे अकाल के दौरान लापरवाही या वित्तीय विकेंद्रीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था का भारी शोषण किया। सही बात है। और इन तीनों चीजों, सुधार, दमन और आर्थिक शोषण, ने मिलकर उस चौथे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को जन्म दिया, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। हर दमन और हर छोटे सुधार ने कैसे एक पूरी की पूरी श्रृंखला तैयार कर दी। कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन। यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। इन वाइसरॉय ने जो भी नीतियां बनाई, उनका उद्देश्य अपने साम्राज्य को बचाना था, लेकिन असल में उन्होंने एक उत्प्रेरक का काम किया जिसने पूरे देश को जगा दिया। सच में इस चर्चा को समेटते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 1858 से 1947 का ये दौर महज कुछ शासकों के नाम बदलने का कैलेंडर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात थी जहां ब्रिटिश क्राउन की हर एक चाल, हर एक नियम और हर एक प्रहार ने भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता की आग को बुझाने के बजाय उसे और तेज ही किया। और इसी संदर्भ में अगर हम आज के इस विश्लेषण का सार निकालें तो मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आता है। क्या? ये सोचना कितना अजीब और दिलचस्प है कि वाइसराय का ये पूरा पद, रेलवे, संचार के साधन और पूरे देश के लिए बनाए गए एक समान कानून, ये सब कुछ भारत पर हमेशा के लिए एक मजबूत नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन क्या इसी केंद्रीकृत ढांचे और कानूनों ने अनजाने में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधकर उसी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा हथियार नहीं दे दिया? बाप रे! जिस व्यवस्था को उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ा था, उसी ने हमें एकजुट होकर आजादी छीनने का रास्ता दिखा दिया। वाह!
ये वाकई एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। नियंत्रण के उसी ढांचे ने एकता का आधार तैयार कर दिया। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब जब भी स्रोत सामग्री में दिए गए इन वाइसरॉयों के नाम किसी के भी सामने आएंगे तो उसे केवल एक तारीख या एक कानून नहीं देखेगा, बल्कि उस बड़े शतरंज के खेल को देख पाएंगे जिसने आज के हमारे वर्तमान की नींव रखी है। जी। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक सत्र की समाप्ति करते हैं। जुड़े रहिए और इतिहास की इन परतों को हमारे साथ ऐसे ही खोलते रहिए।